अरे आज ये दूध कम क्यों लग रहा है? माँ जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि दूध मेरे सामने उबाला कीजिए, पर आप मेरी एक नहीं सुनती है। इतने दिनों में तो आपको मेरे साथ रहने का तरीका आ जाना चाहिए था। अब पापा जी को ही देख लीजिए, कुछ तो उनसे सीखिए, कैसे वो चुपचाप घर में रहते हैं और तो और घर के कामों में अपने बेटे बहू का हाथ बटाते हैं और जितना उनसे कहा जाए उतना ही सुनते हैं। पर आप हैं कि हर समय कुछ न कुछ चालाकी और दखल अंदाजी करती ही रहती है। मैं कह देती हूँ, मुझे आपकी ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आइंदा से मुझे आपको याद ना दिलाना पड़े। जब आपको दूध लेना हो मुझे कहिए, मैं निकाल कर दूंगी, या फिर ऐसा कीजिए, पापा जी से कहिए आप लोगों के लिए अलग से आधा लीटर दूध लाएं, मैं उबाल कर रख दूंगी। पर मेरे बच्चों के लिए जो दूध रहेगा उसे हाथ मत लगाइएगा। आनंदी अपनी सास सुमन जी से कहती है। सुमन जी की आंखें भर आई। वो बोली, बहू, मैं कब से तुमसे चाय के लिए कह रही हूँ, पर तुम दे नहीं रही थी, तो बस वही बनाने के लिए दूध निकाल रही थी। फिर तुम मुझे इतना क्यों सुना रही हो? क्या ये मेरा घर नहीं है? आनंदी बोली, मैंने आपको रसोई में आने से मना किया है, फिर भी आप आ जाती है। और बेकार में फिल्मी सास बनने की कोशिश मत कीजिए। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया आपने। इतना कहते हुए आनंदी ने दूध का पतीला लेकर फ्रिज में रख दिया और वहां से चली गई। और सुमन जी खड़ी खड़ी बस बहू का मुंह ताकती रह गई। सुमन जी आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में आ गई और चुपके चुपके सुबक रही थी और कह रही थी, बस अब और नहीं, अब मुझसे सहन नहीं होता। आखिर मेरी गलती क्या थी? तभी कमरे में सुमन जी के पति महेश बाबू आए और बोले, कितनी बार तुम्हें समझाया, पर तुम मेरी एक बात नहीं सुनती हो। अब बेटे बहू के साथ रहना है तो कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा और कुछ सामंजस्य बिठाकर रहना पड़ेगा। ये सब थोड़ा बहुत तो हर घर में चलता है। इसीलिए मैं कहता था कि हम अपने ही घर में ठीक थे, पर तुम्हें ही चाहत थी कि हम अपने बेटा बहू के साथ रहें। सुमन जी एकदम से फूट पड़ी और रोते हुए बोली, हाँ हाँ, आप तो हमेशा की तरह मेरा ही गला पकड़ेंगे, मुझे ही हर बार की तरह जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। क्यों जी, आपको तो मैं ही गलत लगती हूं ना? आपने देखा नहीं किस तरह सुबह चाय के लिए दूध निकालने पर बहू ने मुझे कितना अपमानित किया। यहाँ तक कि हमारा बेटा भी सब कुछ देखकर चुपचाप वहां से निकल गया। जब कभी भी मैं उसे कहने जाती हूँ तो एक वाक्य में वो अपना पल्ला झाड़ लेता है और कहता है, माँ, मैं सास बहू के मामलों में नहीं पड़ना चाहता। मैं कहती हूँ, मैं तो आपके लिए और अपने लिए बना ही सकती हूँ। अरे खाना नाश्ता सबके लिए बना दूं, पर मुझे तो रसोई में जाने से मना कर दिया गया है। मैं किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती, फिर भी आप मुझे ही दोषी ठहराते हैं। हर बार मेरी ही गलती होती है क्या? महेश बाबू बोले, सुमन, सब समय समय की बात है, क्या करूं? कुछ बोलकर घर की शांति भंग नहीं करना चाहता। यहाँ रहना है तो चुपचाप सब सहना ही होगा, वरना हमें अपने घर जाकर रहना होगा, जिसके लिए तुम तैयार नहीं होती हो। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? रिटायर पिता और पति एक असहाय पुरुष की भांति हो जाता है। अब ये तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा सुमन? सुमन जी खामोश हो गई, क्योंकि इस पर भी अगर वो कुछ कह देती तो दोषी वही हो जाती, फिर उस बात के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता। महेश जी कुछ कह नहीं रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बेटे बहू के पक्ष में थे, पर उनकी चुप्पी का मतलब बेटा बहू गलत निकाल रहे थे। उन्हें लगता था कि बाबूजी तो हमारे साथ हैं, तो अपनी मर्जी से चाहे जैसे भी इन्हें उंगलियों पर नचा सकते हैं। महेश जी सब समझ रहे थे, बस मुंह से कुछ बोलते नहीं थे। सुमन जी के आंसू देखकर महेश बाबू से रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने उस दिन को याद किया जब एक बार बहू के बुरे बर्ताव पर महेश जी ने उसे टोका था और कहा था, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। जैसा अपनी माँ के साथ व्यवहार करती हो वैसा ही अपनी सास के साथ व्यवहार करो, तो ये ससुराल नहीं घर जैसा लगेगा। बस इतनी सी बात पर बहू ने हंगामा कर दिया था और रो रो कर पूरा घर इकट्ठा कर लिया था। यहाँ तक कि पड़ोसी भी पूछने आ गए थे कि आखिर बात क्या है। अचानक से आनंदी के चिल्लाने की आवाज पर महेश बाबू पुरानी यादों से बाहर आए। वो बेमतलब अपने बच्चों पर चिल्ला रही थी, ये कहकर कि हाँ हाँ, तुम्हारे बाप ने यहाँ खजाना छुपा कर रखा है, तभी तो भिखारी भी यहाँ आकर जम गए हैं। किसी तरह वो दिन बीता। बीती रात सुमन जी बिना खाए पिए सो गई थी। अगले दिन भी वो उदास बैठी थी। मजाल है कि बेटा बहू उन्हें एक गिलास पानी भी पूछ ले। फिर दोपहर में जब महेश जी सो रहे थे तो अचानक से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज पर उनकी नींद खुली।
तो देखा कि उनकी बहू और पोती जोर जोर से सुमन जी पर चिल्ला रहे थे। माँ जी, आपको कितनी बार कहा है कि रसोई में पैर मत रखा कीजिए, पर आप मानती नहीं हैं। सुमन जी सहमी से एक कोने में खड़ी कह रही थी, बहू प्यास लगी थी इसलिए आई थी। मैंने रिमझिम से भी कहा था कि मुझे पानी दे दो, पर इसने तो साफ साफ इनकार कर दिया था। आनंदी बोली, हाँ तो मना नहीं करेगी तो क्या करेगी? ये क्या आपकी नौकरानी है जो आपका कहा मानेगी? इसे प्यास लगी थी तो ये पहले पानी ले रही थी, आपका बीच में आना क्या जरूरी था? सुमन जी बोली, पर बहू मैं तो इसे भी पानी दे रही थी, पर इसने कहा मैं आपके गंदे हाथों से पानी नहीं ले सकती। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती? कहते कहते वो रोने लगी। पर माँ बेटी दोनों राशन पानी लेकर उन पर चढ़ी हुई थी, मानो आज तो सारा हिसाब चुकता कर ही लेना है। आनंदी बोली, बस कीजिए, मुझसे लड़ते झगड़ते मन नहीं भरा जो आप मेरी बेटी को भी इसमें घसीटने लगी। चलिए निकलिए रसोई से बाहर। बेचारी सुमन जी प्यासी आंखों में आंसू लिए महेश बाबू को देखते देखते अपने कमरे की ओर जाने लगी, ये सोचते हुए कि क्या आज भी महेश बाबू चुप रहेंगे, अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कहेंगे। इतने में उनका बेटा प्रवीण आ गया और बोलने लगा, माँ छोटी छोटी बातों का बतंगड़ क्यों बना देती हो? शांति से रहा नहीं जाता क्या? अगल बगल वाले भी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि ना जाने कहां से उठा लाए हैं ऐसे माँ बाप। बहुत हुआ, बंद कीजिए अपना ये सब ड्रामा। महेश बाबू से आज रहा नहीं गया, वो चिल्लाकर बोले, बस तो तुम करो। आज तक मैं चुप रहा, सबका लिहाज करता रहा, पर आज तुम सबने अपनी हद पार कर दी है। सबके साथ तुमने भी अपनी माँ की इज्जत, उसके मान सम्मान की धज्जियां उड़ा दी। तुम क्या भूल गए कि इसी माँ ने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, हर दर्द से तुम्हें बचाती रही, तुम्हारी सब ख्वाहिशों को पूरा करती रही। अरे खुद पसीने में लथपथ रहती थी, पर तुम्हें पंखा झलकर सुलाती थी। इतनी गर्मी में भी वो एक गिलास पानी के लिए इंतजार करे, आखिर क्यों? प्रवीण ने इधर उधर देखा और बोला, बाबूजी कम से कम आप तो ये सब मत कीजिए। मैं सोचता था आप समझदार हैं, पर आप भी माँ के साथ रहते रहते गंवारों जैसी बात करने लगे हैं। अरे यहाँ रहना है तो ढंग से रहिए ना। महेश बाबू बोले, बेटा जी हम तुम्हारे घर अपनी खुशी से नहीं रहने आए थे। तुमने और बहू ने मीठी मीठी बातें करके हमें यहाँ बुलाया था। याद है ना तुमने क्या कहा था? माँ बाबूजी आपके लिए हमने एक कमरा अलग से बनवा कर रखा है, आप लोग रहेंगे तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे, इसलिए आप दोनों हमारे साथ शहर में रहेंगे। बस कुछ मदद कर दीजिए। और मैं मूर्ख जो 10 लाख रुपए निकालकर तुम्हें दे दिए, एक बार सोचा तक भी नहीं। बताओ ना कहाँ है वो हमारा अलग कमरा? आनंदी गुस्से में लाल पीली होती हुई महेश जी को देखने लगी तो महेश बाबू बोले, बहू तुम घर का सारा सामान, सब्जी की लिस्ट, यहाँ तक कि बिजली पानी का बिल मुझे थमाकर कहती हो, बाबूजी एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाई, फिर दे दूंगी, तब तक आप ये बिल भर दीजिए। बहू आज तक कितने पैसे तुमने मुझसे ले लिए, क्या कभी मैंने हिसाब मांगा? अगर पेंशन नहीं मिलती तो मैं कहां से सब खर्च करता? अरे मेरा तो बैंक बैलेंस घटता जा रहा है और तुम दोनों अपनी चालाकियों से अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हो। आज तक कभी हम दोनों के लिए एक रुमाल भी लाए हो तुम लोग? बोलो प्रवीण, हमें खाने के साथ दूध देते हो, उसमें भी पानी मिलाते हो, जबकि दूध मैं ही लेकर आता हूँ। और कल मेरी पत्नी को चाय बनाने के लिए 1 कप दूध नहीं लेने दिया तुमने बहू, और तुम प्रवीण, तुम वहीं खड़े होकर ये सब तमाशा देखते रहे। प्रवीण कुछ कहता उससे पहले ही महेश बाबू ने हाथ का इशारा किया और बोले, बस आज तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, आज मैं बोलूंगा और तुम लोग सुनोगे। मेरी पत्नी को भी यही शिकायत रहती है कि मैं कुछ बोलता क्यों नहीं। अरे मैं तो रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नासमझ हूं। प्रवीण बोला, बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। महेश बाबू बोले, बस अब और नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी माँ का ही गला पकड़ता रहा, उसे ही चुप रहने के लिए कहता रहा, हमेशा तुम्हारा पक्ष लेकर उसे ही जिम्मेदार ठहराता रहा, पर इस सब के जिम्मेदार तुम लोग हो। पति को अपने पक्ष में बोलते हुए देखकर सुमन जी फपक फपक कर रोने लगी और कहने लगी, नहीं जी रहने दीजिए, मेरे लिए क्यों अपना मुंह खराब करते हैं। महेश बाबू बोले, नहीं सुमन, बस अब और नहीं। मैं हमेशा इन लोगों का साथ देता था, ये सोचकर कि चुप रहूंगा तो घर की शांति बनी रहेगी, पर ये लोग तुम्हारा अपमान पर अपमान किए जा रहे हैं। अब हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है ना बेटा? तुम लोग तो यही चाहते थे, तो हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं।
हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, जो तुमने जबरदस्ती मेरी वसीयत बहू के नाम करवा ली थी, उसे भी मैं बदल कर अपनी पत्नी के नाम करूंगा, ताकि मेरे जाने के बाद ये किसी की मोहताज ना रहे। आगे तुम लोगों का जुल्म उसे सहना ना पड़े। मेरी चुप्पी का गलत फायदा उठाया तुम लोगों ने। अरे, माँ बाप कुछ कहते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नासमझ हैं। प्रवीण ने पत्नी को इशारा किया और दोनों झट से महेश बाबू के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे और कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए, हमने तो इतना सोचा भी नहीं था। अरे, हम तो आपका सहारा बनना चाहते थे और हर घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, फिर आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं। महेश बाबू ने बेटे बहू को खुद से अलग किया और बोले, सारी जिंदगी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारी माँ मुझे सहारा देती रही। आज मैं इसे तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ दूं, बुढ़ापे में यही मेरा सहारा बनेगी, ये तो मुझे पता था। पर याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और अभी तो इसका पति जिंदा है। चलो सुमन, बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा। इतना कहकर महेश बाबू सुमन जी के साथ अपने कमरे में गए और अपना सामान समेटकर उनका हाथ पकड़कर गर्व के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए गांव के लिए निकल पड़े। 2-4 दिन बाद ही प्रवीण पहले अकेला गांव आया। माँ बाप को मनाने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो कुछ दिन बाद पूरे परिवार को लेकर आया और रोने धोने लगा कि हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। पर इस बार महेश बाबू अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपनी वसीयत बदल दी और सब कुछ अपनी पत्नी के नाम कर दिया। वहीं सुमन जी ने अपने बेटा बहू, पोता पोती सबसे मुंह फेर लिया, ये कहकर कि हमारे मरने उपरांत भी तुम लोग यहाँ मत आना, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो अब तुम्हारा नहीं होगा। भले ही हम इसे अनाथ बच्चों को या वृद्ध लोगों को दे दें, पर तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। इतना कहकर सुमन जी ने अपने घर का दरवाजा अपने बच्चों के लिए सदा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।